हेलो दोस्तों, तो आ गए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में इंडिगो की फ्लाइट पूरी तरीके से बंद थी, फिर भी हमारे देश में गोवा में एक बार में आग लगने के बाद वहां के दो मालिक इंडिगो की ही फ्लाइट लेकर के इंडिया से भाग जाते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड करने वाले लोग देश से बाहर भाग जा रहे हैं और साइलेंटली प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति 5 साल से जेल के अंदर बंद है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो जेल में गए क्यों और जेल से निकलेंगे कब और वो किस वजह से जेल के अंदर अभी तक हैं। अगर आप इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल माइंड के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात होगी कि इंडिया को किस चीज से फायदा हो रहा है और हम यहाँ पर दोनों पक्षों की बात को रखेंगे और इसका डिसीजन देंगे आप लोग कमेंट के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि लद्दाख की बातें गवर्नमेंट मान क्यों नहीं रही है। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बीजेपी तो वही गवर्नमेंट है ना जो हर चीज में अपने वोट को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो फिर ये लद्दाख को ना तो स्टेटहुड का दर्जा दे रही है और ना ही 6 शेड्यूल में शामिल कर रही है। मीडिया भी इस चीज को अलग ही हवा मचाए रखा है, फेक न्यूज भर भर के फैला रहा है। किसी एक बंदे की जिसने इतना कुछ किया है, जिसने इग्नू दिया, जिसने वहां के लोगों के लिए इतना कुछ किया, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड का आदमी है, उसकी इमेज खराब करने में हमारे देश की दलाल मीडिया लगी हुई है। सारी की सारी मीडिया इस चीज को बताने में लगी हुई है कि सोनम वांगचुक का कैसे पाकिस्तान से कनेक्शन है, चाइना से कनेक्शन है और बांग्लादेश से कनेक्शन है। इन सारी बातों को छोड़ करके एक लॉजिक पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख के अंदर कुछ टाइम पहले राइट्स हुए थे, 4 लोग मर गए थे, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और उन मरने वालों में से एक आर्मी का ऑफिसर्स भी था। ये सारी बेसिक बातें आपको पहले से पता है, आपने कहीं ना कहीं कंज्यूम करके रखा हुआ है। अब हम इन सारी कबाड़ बातों को एक साइड में रखते हैं और उस जगह से बात शुरू करते हैं जहां से आप बातों को नहीं जानते हैं। हम दोनों पक्षों की बातों को रखेंगे और आप डिसीजन कमेंट में दीजिएगा कि सही क्या है। अब बात करते हैं लद्दाख के लोगों की। लद्दाख के लोग 4 चीजों की स्पेशली मांग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो मांग है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लद्दाख में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। वो बोलते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट दे दो। अब देखिए लद्दाख की बहुत बड़ी एरिया ट्राइब्स की एरिया है और वहां पे बहुत ज्यादा लोग ट्राइब के रहते हैं और ट्राइब्स के एरिया को हमारे देश में SC ST कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिससे उनको एक स्पेशल रिजर्व कोटा बहुत पहले से ही मिला हुआ है। अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत स्पेशल प्रायोरिटी मिलती है और आपको बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपकी वो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इसके बावजूद भी आज भी लद्दाख की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22% से भी ज्यादा है और ये डाटा इंडिया के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ऑलमोस्ट डबल है। तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये चीज डाटा से समझ में आ रही है सबको। तो दूसरी उनकी मांग है गवर्नमेंट से कि हमें लोकसभा के अंदर 2 MPs दिए जाएं। पार्लियामेंट डिबेट्स होती है तो हम सिर्फ एक MPs रखते हैं जो कि हमारी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो हमें पार्लियामेंट के अंदर 2 MPs दिए जाएं ताकि हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। तो यहां तक की बातों पर तो बीजेपी भी सेटिस्फाई कर रही है कि चलिए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जो दोनों उनकी मांगे हैं ये तो बस टैग लाइन की तरह है, मतलब ये भी दे देना। 2 स्पेशल मांगे हैं जिसके ऊपर इनको भी दे देना। अब वो 2 स्पेशल मांगे कौन सी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो लद्दाख के लोगों की जो सबसे मेन डिमांड है वो है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल क्या होता है? 6 शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता है। इसलिए लद्दाख दूसरी भी मांग मांगता है कि हमें स्टेटहुड का भी दर्जा दीजिए, स्टेटहुड का भी दर्जा दीजिए, उसके बाद हमें 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 शेड्यूल है क्या। 6 शेड्यूल में आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग ARC और ADC फॉर्म जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये चीज बनाने के लिए पूरा का पूरा एजेंडा क्या है इसको समझते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली का इंटरफेरेंस लद्दाख में होना बहुत ही कम हो जाए। सोनम वांगचुक और लद्दाख का कहना है कि भैया यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल्स लोग रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, इन सब को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, लैंड्स खरीदें और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करें। तो सब मिला के इनकी डिमांड ये है कि अगर आप कल को चाहें यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अदर जगहों से जाकर के कि लद्दाख में जमीन खरीद लें तो आप नहीं खरीद सकते हैं। और लद्दाख के लोग अगर चाहें तो वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मुंबई कहीं पे भी वो जमीन खरीद सकते हैं। इस तरीके की उनकी स्पेशल डिमांड है। और इन सारी बातों के बीच में आपको एक और स्पेशल बात बताते हैं कि अभी के टाइम में लद्दाख में जो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, या फिर छोटे हों या फिर बड़े व्यापारी हों, उनमें से कोई भी एक पैसे का भी टैक्स नहीं भरता। इनको पूरी की पूरी टैक्सेशन पे रिबेट मिली हुई है। और अब ये लोग 6 शेड्यूल के थ्रू चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ों को प्रोटेक्ट करें, यहाँ के कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर माइनिंग कम हो। और यहाँ पे सोनम वांगचुक कहते हैं कि जो लद्दाख बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ पर वेदर में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये सारी नाजुक एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा छेड़ना उचित नहीं होगा। तो इन सब को मिलाकर के अगर बताऊं तो 6 शेड्यूल से लद्दाख के लोगों के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है। अब वो 6 शेड्यूल से क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं कि 6 शेड्यूल में होता क्या है। 6 शेड्यूल से बनती है एक ऑटोनोमस बॉडी। सपोज दैट 6 शेड्यूल लद्दाख में लागू कर दिया गया तो वहां पे बनाई जाती है एक ऑटोनोमस बॉडी। अब वहां की ऑटोनोमस
बॉडी वहां के हर चीजों पे कंट्रोल करती है। जैसे वहां का वाटर रिजर्व कंट्रोल करेगी, वहां का हेल्थ केयर कंट्रोल करेगी, फॉरेस्ट को कंट्रोल करेगी, वहां के विलेजेस को कंट्रोल करेगी, वहां के विलेजेस को गवर्न करेगी, शादी के रूल्स बनाएगी, डिवोर्स के रूल्स बनाएगी, माइनिंग कंट्रोल करेगी। वो खुद चाहे तो वहां के लोकल पुलिस को भी बना सकते हैं और अपना एक सिस्टमेटिक रूल बना सकते हैं उस जगह पर। और इससे स्पेशल बात यह है कि 6 शेड्यूल के अंदर एक स्पेशल पावर्स भी आता है, जो कि वो ऑटोनोमस बॉडी पूरे के पूरे स्टेट में टैक्सेशन कंट्रोल कर सकती है। अब आप ये सारी चीजें सुनकर के समझ रहे होंगे कि अप्रोक्स सारे के सारे पावर 6 शेड्यूल के अंदर उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ 2-4 चीजें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। जैसे वो बॉर्डर एरिया है तो आर्मी का उधर पेट्रोलिंग करना, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर में आती है। 6 शेड्यूल की ना बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि वो 6 शेड्यूल अगर किसी स्टेट को दे दिया जाता है, फिर वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। शायद आप उसे वापस न ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जिसके कारण उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी देना नहीं चाहती है। और इन दोनों बातों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस आइडियोलॉजिकल गेम है जो कि चल रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लद्दाख इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, क्या वो नहीं चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो? लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ हो। लेकिन भाजपा इसके अगेंस्ट यहां से हो जाती है। इसमें भाजपा कहती है कि ये जो है वो चाइना के बॉर्डर पर आता है, और यहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ करना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अभी चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव अगर हो रहा है उस साइड में, तो हमें फटाक से कहीं भी रोड बनानी पड़ सकती है, हमें वहां पे बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो, और वहां के लोग चाहते हैं कि वहां की ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल हो। बस इन्हीं दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब अगर बीजेपी 6 शेड्यूल दे देती है तो उसे एक रोड बनाने के लिए, वहां पे आर्मीज डिप्लॉय करने के लिए, हर चीज के लिए वहां की लोकल अथॉरिटी से एक्सेस लेना पड़ेगा, और वहां पे अगर मिलिट्री मूव करानी है तो भी काफी एक्सेस लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीजों के कारण गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम इतना ज्यादा पावर उस स्टेट को दे जो कि चाइना और पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा नजदीक पर और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि दोस्त ऑलरेडी 4 स्टेट को आप लोगों ने 6 शेड्यूल के अंदर तो डाला हुआ है, जिसके अंदर 2 स्टेट ऑलरेडी बॉर्डर स्टेट पे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों स्टेट को डाला गया है 6 शेड्यूल के अंदर। तो इसके ऊपर बीजेपी का काउंटर है, वहां पे बॉर्डर स्टेट है बट वहां पे चाइना नहीं है। चाइना का जो बॉर्डर स्टेट है वो थोड़ा ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं उस लद्दाख के जगह से। और इन बातों के बारे में अगर थोड़ा चैटबोर्ड से मैंने जाना, जो कि किसी का स्टेटमेंट नहीं है, ये चीजें फॉल्स भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो। लद्दाख के अंदर मोस्टली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें 40% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, 39.5 पॉपुलेशन वहां पर बुद्धिज्म की है, और 13% के आसपास वहां पे हिंदू लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग इनको इतनी ज्यादा खुद की पावर दे दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वहां पर मुस्लिम रूल इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। अगर कल को कोई कलेक्टिव असेंबली बनाई गई तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड होगी ही होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि रूल्स बनाने के अंदर धर्म को भी लेकर के आया जाए। और उनका तीसरा आर्गुमेंट ये है कि हम एक बार देख चुके हैं, दोबारा इन चीजों को देखना नहीं चाहते हैं, कि 1989 से 1990 के अंदर एक बड़ी सी मूवमेंट कश्मीर में चली थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ लोग आए और वहां पे कश्मीरी पंडितों वगैरह को भगा दिया। कुछ कानून बने जा रहे थे, वहां पे कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। हमारी सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 370 लगा हुआ था। इसके अंदर हमारी सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं। इसके पहले भी भारत ये सारी चीजें देख चुका है, इसलिए ये नहीं चाहता है कि एक ऐसे स्टेट को जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इतना ज्यादा पावर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एक स्ट्रेटेजी बने और उसके थ्रू पाकिस्तान या चाइना से लोग आए और वहां भी चीजों को कंट्रोल किया जाने लगे। तो इस चीज के लिए बीजेपी इतना बड़ा कंट्रोल लद्दाख को देना नहीं चाहती। इन सारे आर्गुमेंट्स को हम सुने तो हमें लगता है कि ठीक है यार, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार जो 3-4 चीजें इसे बता रहे हैं हम, क्या ये सोनम वांगचुक को नहीं पता होगा? वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, आर्मी के लिए इतना सारा काम किया है, ग्रीन एनर्जी के लिए इतना काम किया है, 5 साल से स्वीट तरीके से वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहा था। क्या वो आदमी पागल है? उसके पास इतना ज्यादा दिमाग है तो वो इस चीज को नहीं जानता है? और लिटरली कुछ लोग तो उससे देशद्रोही तक घोषित कर चुके हैं। क्या वो सच में देश के खिलाफ है? क्या वो चाहता है कि लद्दाख के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो? इन सारी बातों का एक ही आंसर है, नो। तो मैंने ये बात पहले भी बोली है कि लद्दाख और गवर्नमेंट के बीच में जो ये डिफरेंस है, ये बस आइडियोलॉजिकल इशू है। सिक्योरिटी इशू डेफिनेटली यहाँ पर एसेट करता है, और वैसे ही वहां के पहाड़ों, जमीन और अदर चीजें भी इशू करती है। तो इन सारी चीजों पर बैठ करके बातें होते होते किसी न किसी पोजीशन तक पहुंच जाएगी। पर सोनम वांगचुक यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो इस चीज को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि बीजेपी की ये बहुत पुराने एजेंडा है। वो कभी भी किसी काम को
इतनी जल्दी तरीके से नहीं करती है। 2014 में उनके स्टेटमेंट में दिया गया कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 2014 से लेकर के 19 तक उन्होंने नहीं बनाया और 2019 के बाद आधे समय के बाद जाकर के राम मंदिर बना। ऐसे ही बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज को बोलती है कि हम 6 शेड्यूल में इसको आज न कल डालेंगे, बट उसको हम अपने हिसाब से डालेंगे। इफ यू विल से अभी के अभी ये काम करो, देन इट कांट बी पॉसिबल। अब ये आइडियोलॉजिकल इशू कुछ इस तरीके का है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे चीजों को कंट्रोल न करे, गवर्नमेंट माइनिंग न करे, गवर्नमेंट यहाँ के चीजों को बचाए। अब गवर्नमेंट ये चीजें सोचती है कि लद्दाख में से हम इनकम टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जीएसटी वगैरह थोड़ा बहुत आ जा रहा है। तो अभी क्या होता है, जब हम महाराष्ट्र से टैक्स कलेक्ट होता है, दिल्ली से कलेक्ट होता है, हरियाणा से कलेक्ट होता है, यूपी से होता है, उन सारे पैसे को क्या किया जाता है, वो सारे पैसे उस स्टेट के अंदर बांट दिए जाते हैं जिस स्टेट में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्टेट गवर्नमेंट को एक किसी स्पेशल स्टेट पर नहीं बल्कि पूरे स्टेट को, पूरे इंडिया को ग्रो कराने की जिम्मेदारी होती है। और स्टेट गवर्नमेंट का ये एजेंडा होता है कि वो हर एक स्टेट की जीडीपी को अच्छे से बढ़ाए। क्योंकि अगर तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो तो एक सरकार का काम होता है कि देश की तरक्की करवाना। पैसों के अंदर तो वो एंड द एंड बिजनेस ही कर रही है इस जगह से उस जगह पर अलग अलग तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है तो उसे एक्सप्लोर करेगी ही। अब लद्दाख के अंदर एक स्पेशल चीज जिसका नाम है रेयर अर्थ मेटल, हाँ आप सही समझ रहे हैं, वही रेयर अर्थ मेटल जिसने अमेरिका को चाइना के सामने झुका दिया। अमेरिका ने 154% का टैरिफ लगाया, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल रोक दिया। इसके वजह से अमेरिका 47.5% के टैक्स पर आ गया। वही रेयर अर्थ मेटल अभी लद्दाख में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है, तो इसलिए वहां पे कंपनीज आएंगी, वहां पे बैठेंगी और वहां की खुदाई करेंगी, वहां से वो रेयर अर्थ मेटल निकालेंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट चाहती है और वहां के पैसों को कैपिटलाइज करेंगे और इन सारी चीजों से जितना पैसा कैपिटलाइज होगा उसको स्प्रेड किया जाएगा। और वहां के सारे लोग इन चीजों से डरते हैं कि भैया हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्ट होके रहना है एंड सो ऑन थिंग्स। यही सारी चीजें चल रही है। अब इसमें एक बात आती है कि सोनम वांगचुक अभी जेल में है क्यों, उनकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट के बाद एक बड़ी सी हिंसा भड़की जिसमें कुछ लोग मर गए। ये सारी बातें आपको पता है। उसके बाद उनके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। हम उस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि उसमें क्या निकल के आया। उसमें आता है SCMOL, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक स्पेशल बॉडी है जिसके 9 में से 6 अकाउंट और हिमालय इंस्टीट्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख जो कि सोनम वांगचुक का खुद का ये स्कूल है, इसमें से 7 में से 4 अकाउंट में पैसे पाए गए हैं जिनके बारे में सोनम वांगचुक बताने में असमर्थ हैं कि वो उस पैसे कहां से आए हैं। ये 10 के 10 जो अकाउंट स्पेशल हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है जो कि कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये पैसा आया कहां से है। और दूसरा इनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया है कि FCRA अकाउंट जो गवर्नमेंट बनाती है जहां से विदेशी फंडिंग्स आता है, जिसके लिए भी आता है उसको दिया जाता है ताकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट की नजर में रह सके। 3.5 लाख रुपए की पुरानी बसों को बेच करके उस अकाउंट में डाला और गवर्नमेंट को गुमराह किया कि ये पैसा फॉरेन फंडिंग से आया हुआ है। और इसके बाद कुछ फॉरेन फंडिंग 69,200 रुपए की कुछ फॉरेन फंडिंग आई थी जिसको उन्होंने FCRA अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। कुछ ये सारी बातें हैं जिनके खिलाफ सोनम वांगचुक आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इन सारी वजहों से उनके ऊपर अभी NSA कानून लगा दिया गया है जिसके थ्रू वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं।